नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं उर्वशी और मेरे साथ हैं स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका बेहद स्वागत है। यहां हम मुख्य अखबारों दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका और स्टार समाचार की खबरों पर विश्लेषण करते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो हमारी शुरुआत विंध्य की खबरों से होती है। वहीं दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में वर्ल्ड कप को लेकर एक साइट है जिसका प्रचार किया गया है। जी, तो अब बात कर लेते हैं विंध्य की खबरों की। तो विंध्य की खबरों में दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में आज खबर को जगह मिली है, वो है मुंबई स्पेशल ट्रेन 12 घंटे लेट, अंबेडकर नगर और आनंद विहार सुपरफास्ट भी देरी से पहुंची। यानी कल जो ट्रेनों का जो आने का समय था उसमें काफ़ी लेट लतीफ़ हुआ है, जिससे इसमें लिखा गया है कि आधे घंटे देरी से रवाना हुई इंटरसिटी, यानी 3 से 4 ट्रेनें जो हैं वो अपने समय से ज़्यादा समय लेकर निकली है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई है। जी, बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की तरफ। तो ये स्टार समाचार में खबर है, फ्रंट पेज में दिया गया है, सिटी स्टार के पेज में, जिसमें दिया गया है कि किस तरह से जो शहर का पुराना बाज़ार है, गुढ़ाई बाज़ार है, उसकी स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर मवेशियों का तांता लगा रहता है, ठेले वालों ने अपना अतिक्रमण कर लिया है और स्थिति इतनी ज़्यादा बेकार है कि यहाँ पर लोग रास्ता तक नहीं देख पा रहे हैं। जो प्रकाश चौराहे से लेकर गुढ़ाई बाज़ार तक का रास्ता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को इतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ पर विभिन्न दुकानें हैं जहाँ पर लोग अपनी शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि विकास की हम गंगा बहा देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये स्थिति है जिसको लेकर परेशानी का सामना अब करना पड़ रहा है। वहीं नगर निगम के द्वारा शहर के पहले और पुराने इस बाज़ार की काया पलटने के लिए कोई भी सार्थक प्रयास अब तक नहीं किए गए हैं और सड़क पर जो है ठेले वालों का कब्जा रहता है, आवारा मवेशियों की घुसपैठ रहती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को भी। जी, वहीं सड़क को लेकर दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में भी खबर है कि तकनीकी खराबी से बंद रहा कॉलेज चौराहे का ट्रैफिक सिग्नल, निकलने के लिए लगी होड़। यानी कल का जो दिन था वो ट्रैफिक सिग्नल बंद रहा। वहीं शहर के 3 और सिग्नल भी बंद पाए गए हैं, जिसके कारण यातायात जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हुई है। वहीं उसके नीचे भी एक खबर है कि गड्ढों को बचाने के चक्कर में आपस में टकराते हैं वाहन। यानी कि जो गड्ढे हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे शिल्पी प्लाजा से लेकर कॉलेज चौराहा तक डामरीकरण हुआ है, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था। लेकिन यहाँ पे कई ऐसी सड़कें हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गड्ढों का जो है वो अपार गड्ढे हैं, जहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे कि सिविल लाइंस क्षेत्र में भी इस समय पे बहुत ज़्यादा गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, जब से यहाँ पर निर्माण चल रहा है तब से सिरमौर चौराहे में। जी, वहीं दैनिक भास्कर में बिजली को लेकर भी खबर है कि कल जिस तरह से विद्युत कर्मचारी जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, तो दूसरे दिन भी उनका हड़ताल जारी रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन रोड की नहीं जलती स्ट्रीट लाइट, बना रहता है अंधेरा। अगर देखा जाए तो एक तरह से जो सड़कों की हालत है वो तो बताई ही जा रही है, वहीं जो स्ट्रीट लाइट हैं जिसके कारण थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाती है वहाँ से यातायात वाहनों को निकालने के लिए, जो थोड़ा बहुत दुर्घटना होने से बचाती है, तो ये जो शहर की स्ट्रीट लाइट है वो भी जलना बंद हो गई हैं। जी, सड़क को लेकर एक और खबर है, दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में ही ये खबर है, सेकंड पेज में ये खबर है, जिसमें दिखाया गया है कि सड़क पर जो है मटेरियल, जो ठेकेदारों का आतंक है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से मटेरियल, नाली की खुदाई करके इन्होंने मिट्टी का मलबा तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद उसे 1 महीने से छोड़कर ये गायब है। तो इसमें बताया गया है कि पिछले 1 महीने से सड़क पर ये मलबा जो है वो पड़ा हुआ है और ये किस्सा है वार्ड क्रमांक 13 अंतर्गत मानस नगर में शांति नर्सिंग के पास का ये पूरा मामला है। जी, हम अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो हमारी अगली खबर है कि किस तरह से गौशाला के लिए 80 लाख निर्माण के लिए दिए गए थे, लेकिन अभी तक ये काम जो है ये अधूरा पड़ा हुआ है। ये त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का निर्वाचन हुए लगभग 17 महीने पूरा होने को आया है। विधानसभा निर्वाचन के मद्देनज़र जो आने वाले 4-5 महीने हैं ग्राम पंचायत के लिए फिर प्रभावहीन रहेगा। इनमें से 17 महीने का अवलोकन अगर किया जाए, ये खबर जो है हमारी ये स्टार समाचार की है, मऊगंज की ये खबर। इसमें बताया जा रहा है कि पुराने ऐसे कई करोड़ के कार्य जो हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं, और फिर चाहे वो सड़क, नाली और सफाई की स्थिति को देखा जाए तो उसकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसमें से ही
जो गौवंशों की सुरक्षा के लिए गौशाला बनाने की बात की गई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम में बदहाली देखी जा रही है। ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का जो निर्माण है वो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, और साथ ही में इसके लिए जो जिम्मेदार ठहराया गया है वो ग्राम पंचायत जो सरपंच हैं, सचिव हैं, इंजीनियर है, ये सभी की बताया जा रहा है कि हर किसी की संलिप्तता इसमें बनी हुई, इस वजह से गौशालाओं का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। 80 लाख रुपए का था ये मिला हुआ था, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह से निर्माण की स्थिति नहीं देखी जा रही है, जिससे और सरकारी खजाने को लूट की बात भी सामने इस खबर के जरिए आ रही है। जी, वहीं दैनिक भास्कर के रीवा नगर पेज में है, सीधी जिले में एक महिला के प्राइवेट पार्ट में डाला सब्बल, ये है हेडलाइन। वहीं लिखा गया है कि सीधी जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला के साथ कुछ लोगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। घटना में गंभीर रूप से घायल महिला को शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात को संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा लाया गया है, यानी कि सीधी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, जिसके इलाज के दौरान उन्हें रीवा रेफर कर दिया गया है। रीवा रेफर करने के बाद यहाँ लिखा गया है कि महिला खेत में पहुंचकर ट्रैक्टर रोकने की कोशिश कर रही थी, जिस पर विवाद हो गया। महिला को पहले उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रीवा रेफर कर दिया गया। परिजन ने बताया कि पूर्व में भी आरोपियों द्वारा मारपीट की गई, लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। जो प्रकरण दर्ज है उसमें यह भी है कि जो सब्बल है वो महिला के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया गया है, लेकिन यहीं जब यहाँ लाया गया तो SGMH यानी संजय गांधी हॉस्पिटल में जब लाया गया तो वहाँ डॉक्टर का कहना है कि महिला के शरीर में चोट और घाव है, लेकिन प्राइवेट पार्ट में कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, स्थिति सामान्य है। सर्जरी वार्ड में भर्ती महिला का उपचार किया जा रहा है, यानी कि एक तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो काफ़ी गंभीर है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि चोट तो है, लेकिन इंजरी पार्ट में कोई चोट नहीं है इस तरह की। जी, बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की तरफ। तो पलायन से जुड़ी एक खबर है, जिसमें कोरोना काल के दौरान जो गांव लोग लौट कर आए उनको अभी तक उनके हाथों को कोई काम नहीं है, जिस वजह से उन्हें फिर से पलायन करना पड़ रहा है। इसमें एक स्टार समाचार में खबर है कि रोजगार गारंटी योजना असफल, पलायन कर रहे हैं श्रमिक। आपको बता दें कि कोरोना के कारण जो बेरोजगारी का श्राप झेल रहे थे जनपद अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक परिवारों को रोजगार के अभी भी लाले पड़े हुए हैं। उनको काम के अभाव में रोजी रोटी के लिए पलायन करने को वो मजबूर है। क्षेत्र के कामगार श्रमिक बोला गया था कि मुफ्त में उनको जिस तरह से रोजगार देने की बात की गई थी उसके वादे फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम मुफ्त अनाज की बात करें तो वो उनको मिल रहा है, जिस वजह से उन्हें खाने की परेशानी नहीं होना पड़ रहा है, झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो रोज़मर्रा की अन्य ज़रूरतें होती हैं उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जनपद पंचायत मऊगंज में सक्रिय परिवार 16,459 बताए जा रहे हैं, लेकिन जिन्हें काम मिलता है उन्हें पूरे पंचायतों की संख्या 20% के लगभग है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पंचायतों का काम विकास का काम है, ये महज कागजों तक सीमित रह गया है, जिस वजह से लोग बड़ी संख्या में पलायन के लिए मजबूर हैं बेरोजगारी के कारण। जी, वहीं अब हम बढ़ते हैं प्रदेश की खबरों की ओर। तो प्रदेश की खबरों में स्टार समाचार के फ्रंट पेज में हम सबसे पहले खबर की बात करना चाहेंगे, जहां महाराष्ट्र की जो अदालत है उसने दिग्विजय सिंह को तलब किया है। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, उनको तलब किया गया है। ये उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, और शनिवार को जो महाराष्ट्र की एक अदालत है उन्होंने RSS पर उन्होंने आपको बता दें कि टिप्पणी की थी दिग्विजय सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, जिसके बाद उन्हें यह इस तलब किया गया है और बोला गया है कि मानहानि का नोटिस भी उनको जारी किया गया है। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को 20 नवंबर को पेश होने का आदेश भी दिया है। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के ठाणे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को RSS के खिलाफ टिप्पणी देने के लिए उन्हें ये तलब किया है। साथ ही में आपको बता दें कि जो RSS के पूर्व संघचालक थे माधव राव गोलवलकर, इन पर उन्होंने एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर ये मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये 8 जुलाई 2023 को उन्होंने अपलोड किया था, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। जिस टिप्पणी को अपमानजनक बताया जा रहा है उसे अब डिलीट कर दिया गया है। जी, वहीं अब हम बढ़ते हैं प्रदेश की दूसरी खबर की ओर। तो पत्रिका के फ्रंट पेज में है
जहां पर हेडलाइन है, मंत्री गोपाल भार्गव ने मंच से जाहिर की सीएम बनने की चाहत। यानी इसमें लिखा गया है कि विधानसभा के जो 230 विधानसभा सीटें हैं तो बुंदेलखंड से ये आते हैं और इन्होंने अब मुख्यमंत्री बनने की चाहत की है और ये 8वीं बार उन्होंने कहा है। यहाँ लिखा गया है कि मंत्री और रहेली विधानसभा से लगातार 8वीं बार के विधायक गोपाल भार्गव ने भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। शुक्रवार रात टिकीटोरिया में सिंहवासिनी देवी मंदिर में रोपवे के भूमि पूजन के दौरान संबोधित करते हुए वो काफ़ी भावुक हो गए, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की जो चाहत है वो जनता के सामने रखी। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं सीएम के बराबर पद पर रहा, लोग सरपंच पार्षद बनने के लिए परेशान होते हैं, मुझे भगवान ने नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, इतने साल विधायक मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री के बराबर का पद है। वहीं यहाँ पर कुछ आंकड़े लिखे गए हैं पत्रिका में कि पहले से ही 6 दावेदार हैं। इस साल के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के जो दावे हैं उसमें 6 दावेदार हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर के साथ उनका नाम है। 18 वर्षों में मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश में उनका व्यक्तिगत वोट बैंक भी बन चुका है। वहीं वीडी शर्मा का भी लिखा गया है कि खजुराहो सांसद व पार्टी अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हर सभा में इन्हें तवज्जो देते हैं, इससे इनका नाम भी कुर्सी की दौड़ में आगे है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं जो कि कांग्रेस दल के थे, जिन्होंने 2018 के चुनाव के बाद दल बदलकर भाजपा में शामिल हुए और उनका भी जो सीएम फेस्ट के लिए उनके चेहरे को भी यहाँ जगह मिली है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी हैं जो कि इंदौर से हैं। प्रहलाद पटेल भी हैं जिनकी 8 माह पहले सियासी गलियारों में पटेल का नाम इस पद के लिए उछाला गया था। वहीं अगर हम देखें तो कल के अखबार में भी दिया गया था, जिस तरह से डिंडौरी में शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि लोगों से पूछा कि क्या आप मुझे सीएम बनते देखना चाहते, तो लोगों ने भी उसमें हामी मिलाई। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए सीएम पद के दावेदारी के लिए अपना नाम आगे रख रहे हैं। देखने वाली बात है कि कौन है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए तो ये राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सबने तय ही कर दिया है कि कमलनाथ ही अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री बनेगी। जी बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की ओर। तो एक खबर है जिसमें ये दैनिक जागरण के फ्रंट पेज के आखिरी कोने में है ये, जिसमें दिया गया है कि 1 दशक के बाद साल भर में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है। आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा जो स्टेट अव्वल नंबर पर है बाघों की मौत में वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 2012 से 22 तक 270 बाघों की मौत हो चुकी है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, महाराष्ट्र में 184 है ये संख्या, कर्नाटक में 150 और उत्तराखंड में 98 बाघों की मौत 1 दशक में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। ये जो है ये रिपोर्ट निकाली है राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण का, ये आंकड़ा है। उसके अनुसार बाघों की संख्या हालांकि बढ़ने में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उनको बचाव में और उनके रख रखाव में जो एक तरह की सावधानी नहीं बरती जा रही है, जिस वजह से उनकी मौत हो रही है। आपको बता दें कि इसी कारण पिछले 1 दशक में साल भर में मरने वाले जो बाघों की संख्या है वो इस बार सबसे ज़्यादा है। साल 2013 की तुलना में इस साल दुगने से ज़्यादा बाघों की मौत हो चुकी है और बीच के सालों में ये संख्या फ्लक्चुएट होती रही है, घटती बढ़ती रही है, लेकिन जितनी इस दशक में मौतें हुई हैं 9 महीनों में ही ये आंकड़ा 146 पार पहुंच गया है। 2013 में ये महज 68 था। तो आप चेंज देख सकते हैं कि कितना बड़ा है 2013 और आज के इस दशक के कंपैरिजन में। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है और मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर है। जी वहीं मध्य प्रदेश की खबरों में दैनिक भास्कर में एक खबर है कि मैहर में रोपवे के लिए देने पड़ते हैं 150 रुपये। आम श्रद्धालुओं के लिए देवी दर्शन काफ़ी महंगा हो गया है। यानी कि जो सीढ़ियां चढ़कर नहीं जा सकते हैं उनके लिए सुविधा रोपवे की है, लेकिन जब उनका किराया महंगा है जिसके कारण ये श्रद्धालुओं का जो वहां पहुंच पाना है वो मुश्किल है। तो यहाँ लिखा गया है कि मैहर में माँ शारदा देवी के दर्शन के लिए रोपवे का उपयोग करना काफ़ी महंगा है। करीब 600 मीटर लंबे इस रोपवे का किराया 150 रुपये है। 3 वर्ष तक के बच्चों तथा विकलांगों के अलावा ये किराया सभी को देना पड़ता है। वहीं यहाँ पर एक छोटे से कॉलम में लिखा गया है कि 1052 सीढ़ियाँ हैं मैहर में माँ शारदा देवी के दर्शन करने के लिए पहाड़ी के शिखर पर 1052 सीढ़ियाँ चढ़कर लोग पहुँचते हैं।
वहीं की यहाँ पर दिया गया है कि चित्रकूट में भी रोपवे महंगा है, यानी चित्रकूट में अगर कोई दर्शन करने जाए तो प्रदेश के एक और धार्मिक स्थल चित्रकूट में भी 2 रोपवे हैं, हनुमान धारा और लक्ष्मण पहाड़ी। हनुमान धारा रोपवे 150 मीटर ऊंचा है और 300 मीटर लंबा है। यहाँ 360 सीढ़ियाँ हैं और रोपवे का निःशुल्क 145 रुपये है, यानी रोपवे का जो शुल्क है वो 145 रुपये है। वहीं यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि फरवरी 2023 में ये बढ़ा है शुल्क। तो लिखा गया है कि मैहर में फरवरी 2023 से पहले रोपवे शुल्क 130 रुपये था, ये अप्रैल 2019 से चल रहा था। रोपवे की क्षमता 800 पैसेंजर प्रति घंटे है। रोपवे के प्रॉफिट की 70% रॉयल्टी मंदिर समिति को मिलती है, यानी कि ये जो रोपवे से किराया जुटाया जाता है वो मंदिर के समिति को मिलती है। जी, हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो ये धार से एक खबर आ रही है जहाँ पर स्कूली बच्चों ने, और ये महज बहुत कम उम्र के 5 से 12 साल के बच्चे रहे, जिन्होंने एक रैली निकाली जो जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके लिए। तो ये एक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके लिए एक बदहाली की और बड़ी शर्म की बात है। हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कि किस तरह से हमारे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था की हालत बुरी है। मुझे लगता है हर दिन के अखबार में 1 से 2 खबर ऐसी आ ही जाती हैं। तो अगली एक ऐसी खबर है जिसको लेकर थोड़ा शर्मसार होने की बात है, जिसमें दिया गया है कि स्कूली बच्चों ने 10 किलोमीटर तक पैदल रैली निकाली और इस रैली में इन्होंने इस मांडू के झाबरी के जर्जर सरकारी भवन को लेकर इन्होंने रैली निकाली और इन्होंने मांग की कि हमारा जो स्कूल है उसको ठीक करवाया जाए। इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि बैठ के पढ़ने तक में बच्चों को डर लगता है कि ना जाने कब ये बिल्डिंग उनके सर पर गिर पड़ेगी। और साथ ही में उन्होंने हाथ में तिरंगा और तख्तियाँ लेकर निकले थे। 10 किलोमीटर दूर इन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग ऑफिस में पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी। साथ ही में प्रदर्शन रैली के कारण कई जगहों पर सड़कों में जाम लगा रहा। और आपको बता दें कि ये बच्चे कलेक्टर से मिलने निकले थे, लेकिन इन्हें बीच में ही रोक दिया गया। तो ये शिक्षा के क्षेत्र की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी पहल है कि अगर अभिभावक और शिक्षक नहीं जागरूक हैं तो बच्चे अपने लिए कदम उठा रहे हैं। जी, वहीं पत्रिका में भी, पत्रिका के फ्रंट पेज में भी शिक्षा को लेकर एक सांस्कृतिक संगठन के नए विश्लेषण के बाद, यानी शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने नए विश्लेषण से कुछ आंकड़े जारी किए हैं। यहाँ लिखा गया है कि कैसे फैले शिक्षा की रोशनी, पेशा छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी। दुनिया में 4.4 करोड़ शिक्षकों की ज़रूरत है। ये बड़े आंकड़े हैं। और यहाँ लिखा गया है कि दुनिया भर में 2016 के मुकाबले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद अभी भी 4.4 करोड़ शिक्षकों की कमी पाई गई है। वहीं कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि 2030 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए 4.4 करोड़ शिक्षकों की ज़रूरत हो सकती है। 6.9 करोड़ शिक्षक कम थे 2016 में। 39 लाख की ज़रूरत है दक्षिण एशिया में। 33% शिक्षकों की कमी है अफ्रीका के देशों में। वहीं 48 लाख शिक्षकों की ज़रूरत यूरोप और अमेरिका में है। ये पूरे विश्व को लेकर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर 1-2 कारण दिए गए हैं कि क्या कारण है कि शिक्षकों की कमी है। तो पहला कारण है कि शिक्षकों पर कार्यभार और तनाव का बढ़ना, और दूसरा कम वेतन के कारण आकर्षण नहीं। कई देशों में अन्य व्यवसाय की तुलना में 75% तक कम वेतन मिलता है। जी, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से समस्याएं जो है वो शिक्षकों को फेस करनी पड़ती हैं, जिस वजह से वो इस नौकरी से दूरी बना रहे हैं। जी, वहीं दैनिक भास्कर के मध्य प्रदेश पेज पर एक खबर है, भास्कर की खास खबर है ये, कि चुनाव के लिए जिले में चाय, नाश्ते व अन्य खर्च के रेट तय। नेताजी की टोपी 10 रुपए की, शुगर फ्री मिठाई 1000 रुपए किलो, सबसे सस्ती सोन पापड़ी। यानी कि जो अब आचार संहिता लगने वाली है उसके लिए ये तैयारियां मध्य प्रदेश में शुरू हो गई हैं, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद जो राज्य का पैसा है वो खर्च नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भोपाल में नेताओं के लिए चाय, नाश्ता, खाना, बैठना, सोना और गाड़ी तक का रेट तय कर दिया गया है। आचार संहिता लगते ही नेताजी चाय भी पीते हैं तो उनके खर्चे का मीटर चलने लगेगा। ये कुछ दिए गए हैं कि पाई का हिसाब देना होगा उन्हें। अगर वो कुछ भी कोई आइटम, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उन्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। वहीं वीआईपी लंच पैकेट 185 रुपये का 180 रुपये का होगा। सबसे सस्ती सोन पापड़ी का रेट दिया गया है यहाँ पे। वहीं सोफ़े के रेट घटाए गए हैं। पंचायत चुनाव में जहाँ सोफ़े के लिए 250 रुपये देने पड़े थे तो इस बार यह केवल 180 रुपये में पड़ेगा। जी,
जी वहीं दैनिक भास्कर हर रोज एक चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट निकालता है। तो आज का जो रिपोर्ट है उसमें हेडलाइन लिखी गई है, 15 साल में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर 3 गुना बढ़ी। तो शिवनाथ यानी कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने इनके लिए कर दी 50,000 करोड़ की घोषणाएं। यानी कि महिलाओं को साधने के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उसके आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पर। शिवराज सरकार ने 21,210 करोड़ की घोषणाएं की, वहीं कमलनाथ ने 29,400 करोड़ के वादे किए हैं। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो कमलनाथ ये इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, हम बढ़ते हैं अब हमारी स्पोर्ट्स की खबरों की ओर। तो जैसा कि हम सबको विदित है ये चीज़ की किस तरह से एशियन गेम्स चल रहे हैं और इस बार भारत ने, आपको बता दें कि 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 72 साल में पहली बार 100 का पार, जो मेडल्स की संख्या है वो 100 पार कर गई है। आपको बता दें कि कुल 107 जो मेडल्स हैं उसने भारत ने उस पर अपना कब्जा कर लिया है। ये खबर अन्य अखबारों में भी है। दैनिक जागरण के ही थर्ड पेज में इस खबर को जगह दी गई है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय खिलाड़ियों ने किस तरह से अपने खून पसीने की मेहनत से ये हासिल किया है, ये मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि यह दिवाली का तोहफा देने वाली बात हो गई है और साथ ही में 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हैं उसमें भी अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन का भरोसा दे दिया है भारतीय खिलाड़ियों ने। आपको बता दें कि अभी तक जिसमें 28 स्वर्ण पदक जीते हैं, 38 रजत पदक जीते गए हैं और 41 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों की स्पर्धाएं शनिवार को ख़त्म हो गई। उसके बाद भारत ने 2018 में इंडोनेशिया में, आपको बता दें कि ये पहले की बात की जा रही है कि इससे पहले 2018 में इंडोनेशिया में 70 पदक जीते थे। उसके बाद ये सबसे बड़ा पदकों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। भारत के चौथे स्थान पर अभी बदलाव की संभावना नहीं, क्योंकि जो 5वें स्थान पर मौजूद देश है वो उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के पास भारत के 28 की तुलना में 20 स्वर्ण है और शनिवार को 14वें दिन भारत ने 6 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य सहित 12 पदक जीते। साथ ही में भारत के कुल पदक इसी के साथ 107 हो गए हैं। और आपको बता दें कि क्रिकेट में भी चैंपियन रहा है, कबड्डी की दोनों टीमों को स्वर्ण मिला है। इस तरह से बहुत सारे, और तीरंदाजी की अगर हम बात करें तो उसमें ज्योति देव तालिक की भी एक स्वर्णिम हैट्रिक रही है। वहीं दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में भी इस खबर को जगह मिली है, जहां की हेडलाइन है कि देश की 6% आबादी वाले हरियाणा, पंजाब, केरल ने हमें 40% मेडल दिए हैं। यानी कि जो 100% का अगर आंकड़ा देखें तो 40% मेडल केरल और हरियाणा, जो कि देश की 6% आबादी ही है, वहाँ के जो युवा हैं उन्होंने 40% मेडल दिए हैं। वहीं अगली स्पोर्ट्स की खबर वर्ल्ड कप से आ रही है, जहां दक्षिण अफ्रीका का एक धमाकेदार आगाज रहा है। डिकॉक डुसेन व मार्क राम के शतक से श्रीलंका को 102 रनों से हराकर बाजी अपने नाम कर ली है इन्होंने। आपको बता दें कि एडन मार्कराम, क्विंट डिकॉक और रासी वान डेर डुसेन के शतकों की बदौलत ये हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका ने जो शनिवार को वनडे का वर्ल्ड कप मैच था उसमें अपने पहले मैच में श्रीलंका को 102 रन से शिकस्त दे दी है और इस तरह से उन्होंने जीत हासिल करी है। साथ ही में आपको बता दें कि जो आज का मैच है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला है। जी, दैनिक भास्कर के स्पोर्ट्स पेज पर भी इसका जिक्र है कि चेन्नई में भारत ऑस्ट्रेलिया का 36 का आंकड़ा, यहाँ पिछला मैच हारे थे। जी, बढ़ते हैं हम हमारे बिजनेस की खबर की ओर। तो मूडीज़ की एक ये खबर है हमारी स्टार समाचार की, जिसमें बताया जा रहा है कि भविष्यवाणी की गई है मूडीज़ की। इस भविष्यवाणी की वजह से जो तेल कंपनियां हैं वो टेंशन में है, क्योंकि अब उनके मुनाफे पर रोक लग सकती है। आपको बता दें कि जो कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से देश की 3 सरकारी स्वामित्व वाली जो कंपनियां हैं, कंपनियों के नाम आपको बता दें, कंपनियों के नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं, इनके मुनाफे पर अब ब्रेक लग सकता है। तेल कंपनियों का लाभ घट सकता है, क्योंकि मूडीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 में लोकसभा चुनाव के कारण कच्चे तेल की जो ऊंची लागत का भार उपभोक्ताओं पर डालने के लिए उनके पास सीमित अवसर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 तेल कंपनियों का बाजार मार्जिन उनकी शुद्ध वास्तविक कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच का अंतर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के उच्च स्तर से काफ़ी कमज़ोर हो गया है, जिस वजह से अब उनको इसमें कम नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही में अगस्त के बाद से डीजल पर विपणन मार्जिन नकारात्मक भी
हो गया, मतलब ये नेगेटिव हो गया है, एक साइड से चला गया है, जबकि पेट्रोल पर मार्जिन उस अवधि में काफ़ी कम हो गया। तो इस वजह से जो तीन तेल कंपनियां हैं उनके मुनाफे पर अब रोक लग सकती है। जी, वहीं अब बढ़ते हैं देश की खबरों की ओर। तो दैनिक भास्कर में एक भास्कर का विश्लेषण है। जी उससे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर जो गेहूं को लेकर है, जी, जीएसटी को लेकर जीएसटी है। को लेकर एक खबर है कि जीएसटी काउंसिल की जो 92वीं बैठक है, इसमें एक फैसला लिया गया है कि मोटे अनाज के आटे पर 5% कर रहेगा। आपको बता दें कि काउंसिल ने लेबल वाले जो मोटे अनाज के आटे पर 5% कर लगाने का फैसला किया है। आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर जीएसटी लागू होगा, और अगर खुला बेचते हैं तो उस पर किसी भी तरह का जीएसटी लागू नहीं होगा। ऐसा आटा जिसमें कम से कम 70% का जो मोटे अनाज हो उसे खुला बेचने पर 0 जीएसटी, यानी उस पर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। ये मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि जो पैक्ड होगा उसमें जीएसटी लगेगा। और आपको बता दें कि पैक करके और लेबल करके बेचने पर 5% होगा इसका जीएसटी की कीमत। साथ ही में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भी एक झटका लगा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जो मीडिया से बात करते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर शुरू से ही 28% जीएसटी लागू था। अब बता दें कि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से टैक्स की मांग का मुद्दा उठाया है। जो संजय मल्होत्रा हैं उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से टैक्सेशन का मुद्दा उठाया, और उन्होंने बताया कि पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया, बल्कि ये पहले से ही कानून में था। ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि ऑनलाइन गेम दाव लगाकर खेले जाते, इसलिए दाव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28% का जीएसटी लगा हुआ था। वहीं पर शीरा पर टैक्स की कटौती का भी अब फायदा मिलेगा। जी, वहीं पत्रिका के फ्रंट पेज में भी इस खबर को जगह मिली है, हालांकि दैनिक भास्कर में भी इसको जगह मिली है। तो पत्रिका में कुछ और बातें भी लिखी गई हैं कि कुछ जो और फैसले लिए गए हैं इस बैठक में। तो उसमें लिखा है कि शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए कानून में संशोधन भी किया जाएगा। और वहीं दूसरा लिखा गया है कि औद्योगिक उपयोग के लिए रेक्टिफाइड स्पिरिट को कवर करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में 8 अंकों के स्तर पर एक अलग टैरिफ एचएस कोड बनाया गया है। जी, वहीं हम देश की खबरों की बात करें तो दैनिक भास्कर की एक खास विश्लेषण है, खास रिपोर्ट है जो कि दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर है कि अमेरिकी मार्केट एनालिसिस फर्म मरलेसस की रिपोर्ट है ये कि भारत में अमीरों का धन 20 साल में 16 गुना व गरीबों का 1.4% बढ़ा है। यानी देखा जाए तो जो अमीर लोग हैं, जो यहाँ के व्यापारी या फिर बड़े तबके के लोग हैं, उनका जो धन है तो 20 सालों में 16 गुना ज़्यादा बढ़ा है। वहीं गरीबों का धन केवल 1.4%, यानी कहा जाए तो जो एक विकास हो रहा है तो वो अमीरों का 16 गुना ज़्यादा बढ़ा है, और वहीं गरीबों का केवल 1.4% रहा। यहाँ लिखा गया है कि न्यूयॉर्क ने लिखा है कि हमारे लिए गर्व की बात है कि देश की जीडीपी जो 2003 में करीब 51 लाख करोड़ रुपए थी, अब 2023 में 312 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इन 20 वर्षों में अमीरों की दौलत 16 गुना और गरीबों की महज 1.4% ही बढ़ी है। जी, वहीं देश में एक और खबर है कि जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने बिहार की जातिगत जनगणना देखी, उसी तरह अब दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में ही लिखा गया है कि अब राजस्थान में भी जातिगत सर्वे करवाया जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि बिहार के बाद अब राजस्थान में भी जातिगत सर्वेक्षण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम सर्वे कराने की बात कही है। यानी कि अगर देखा जाए तो बिहार की जातिगत जनगणना के बाद पूरे देश में राजनीतिक जो हलचल मच गई थी वो अब काफ़ी तेज़ हो गई है। जैसे कि वहाँ की जनगणना के बाद अब राजस्थान में भी जातिगत जनगणना की बात कही गई है। जी, हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो एक बड़ी खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर इजराइल पर हमास, ये आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का। हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो तानातनी उसकी खबरें देखते रहते हैं किस तरह से है, लेकिन अब एक बड़ा हमला हुआ है, हमास ने किया, जिसमें 200 लोगों की इजराइल में मौत हो गई, साथ ही में 1100 लोग घायल हैं। इस खबर को दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में जगह दी गई है। साथ ही में इसकी जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में मारे गए 198 लोग और 1610 लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इस हमले की जानकारी ली और सुबह ही इजराइल पर
महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। आपको बता दें कि जो वहाँ का भारतीय दूतावास है उसने भारत के लोगों से सुरक्षा का ख्याल रखने की अपील की है। साथ ही में कहा है कि आप जो भी सुरक्षा गाइडलाइंस आपको दी जा रही हैं उसका ध्यान रखें और किसी भी तरह से अपने साथ लापरवाही ना बरतें। आपको बता दें कि भारत ने भी इसके साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जताई है और इसके साथ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जघन्य हमला है और इसे तत्काल रुकना चाहिए। आपको बता दें कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने देश पर हुए हमले के बाद सुरक्षा परिषद की बैठक की। साथ ही में इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल युद्ध में है और उन्होंने कहा कि हमारा पहला मकसद ये है कि जिन्होंने भी इजराइल में घुसपैठ करने की कोशिश की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। साथ ही इजराइल में शांति व्यवस्था को फिर से बहाल किए जाने की बात कही है। वहीं पे अन्य देश भी जैसे कि भारत है और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन उसके साथ आ गए हैं। साथ ही में अमेरिका का कहना है, व्हाइट हाउस से ये खबर आ रही है कि अमेरिका इस स्थिति में उनके साथ, इजराइल के साथ खड़ा है। वहीं पत्रिका में भी इस खबर को जगह मिली है, दैनिक भास्कर में भी इस खबर को जगह मिली है। तो पत्रिका में एक बड़ी बात लिखी गई है कि 7 नेपाली नागरिक घायल हुए हैं, वहीं 17 को बंधक बनाया गया है। यानी भारत के लिए भी ये बात है कि इजराइल में हमास के आतंकी हमले ने नेपाल के 7 नागरिक घायल हुए हैं। इजराइल में नेपाल के राजदूत ने कहा कि 7 नेपाली नागरिकों के घायल होने के साथ ही उसके 17 नागरिकों को बंधक बना लिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है आज के लिए। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुझे लगता है ये सबसे बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, आज के समय की। वहीं एक नेशनल खबर रह गई थी जिसकी हम बात करेंगे कि पत्रिका के फ्रंट पेज और स्टार समाचार में भी इस खबर को जगह मिली है कि गगनयान के क्रू मॉड्यूल का आबर्ट टेस्ट करेगा इसरो। यानी कि जो चंद्रयान, एक मानव रहित रॉकेट है, मानव रहित जो एक यंत्र है, उसका आगाज होने वाला है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो गगनयान की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। यह भारत का पहला मिशन होगा जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मिशन के लिए इसरो को पहला क्रू मॉड्यूल मिल गया है जिसका पहला अबॉर्ट टेस्ट 26 अक्टूबर को किया जा सकता है। यानी जो पहला टेस्ट है वो 26 अक्टूबर को किया जाएगा। जी, अब हम कार्टून की बात कर लेते हैं हमारे। जी, तो हमारा अंतिम छोर होता है कार्टून। तो पत्रिका के फ्रंट पेज में ये कार्टून है झरोखा, जहाँ पर ऊपर लिखा गया है कि अरे जल्दी से आचार संहिता लगाओ वरना मैं पूरी तरह लुट जाऊंगा। और नीचे एक पेटी बनी हुई है जहाँ पे लिखा गया है कि ये राज्य सरकार का खजाना है। यानी कि जो घोषणाएं हो रही हैं उसको लेकर ये कार्टून है कि ये राज्य सरकार जो घोषणाएं कर रही है उससे पूरा खजाना लुट जाएगा। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। जी, तो ये एक तरह का सटायर है जो कसा गया है। जी, ये था आज का हमारा मीडिया स्कैन, हमारे सारी खबरों का विश्लेषण। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। किसी भी तरह का अगर आप कमेंट देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं हमें, तो उसे ज़रूर कमेंट के ज़रिए दें, हम उस पर ध्यान देंगे। और बने रहिए हमारे साथ, हम रोज़ इसी तरह से आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।